हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम दम भी बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अस्थमा के ही बारे में बात की थी कि अस्थमा कैसे होता है, इसमें अस्थमा में क्या क्या होता है, लक्षण क्या दिखाई देते हैं और इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात की। तो इस वीडियो में हम अस्थमा की ट्रीटमेंट यानी कि इलाज और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। और जो पिछला वीडियो हमने अस्थमा के कोजेस और अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लीजिए। वो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें देखकर आपको ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। आपको ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है। तो सबसे पहले हम अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो कोई अस्थमा का परमानेंट क्योर नहीं होता, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं होती कि जिससे अस्थमा पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाए। एलोपैथी में तो नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं, जो बार बार रिपीटेड अस्थमा अटैक्स आते हैं, सांस फूलने की दिक्कत होती है, उसमें काफी हद तक सुधार हो सकता है। जो सिम्टम्स की जो सीवियरिटी होती है वो कम हो जाती है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते हैं ट्रीटमेंट लेने से। आपने देखा ही होगा कि जो अस्थमा के मरीज है, दमे के मरीज है, उन लोगों को इनहेलर लेते हुए, उनके पास इनहेलर रहता है। तो जनरली ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स मेनली सबसे पहले इनहेलर्स को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मेनली 4-5 टाइप की ट्रीटमेंट इसमें आते हैं, जिसमें इनहेलर्स आते हैं, टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन आते हैं, इंजेक्टेबल्स आते हैं और नेबुलाइजर्स भी देते हैं, और कुछ इम्यूनोथेरापी और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी उसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम डिटेल में तो नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेलर के बारे में। तो इनहेलर मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वो रिलीवर इनहेलर, जिसे हम शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर भी बोलते हैं। दूसरा होता है वो है प्रिवेंटर इनहेलर, जिन्हें हम लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर बोलते हैं। और तीसरा होता है वो मिक्स्ड इनहेलर होता है, जिनमें ये दोनों टाइप की दवाइयां साथ में होती है। तो सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, जो रिलीवर इनहेलर होता है, जिसे हम शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर बोलते हैं। उनमें जनरली ब्रोंको डायलेटर्स दवाइयां आती है, जिसमें अल्ब्यूटेरोल, लिवाल्ब्यूटेरोल, मेटाप्रोटेरेनोल और टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेटेलोल, साल्ब्यूटामोल, लिवोसाल्ब्यूटामोल, ये सारे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जो कि ये शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर्स जो होते हैं उनमें ये दवाइयाँ आती है। ये लेने से व्यक्ति को तुरंत सांस लेने में जो दिक्कत होती है उससे उसको आराम मिलता है। इसका नाम ही है ब्रोंकोडायलेटर्स ग्रुप की ये मेडिसिन होती है। तो ये जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है, सिकुड़ गई होती है, उनको ये डायलेट करता है, रिलैक्स करता है, तो जिसकी वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होती है उनमें आराम मिलने लगता है। दूसरा टाइप का जो इनहेलर होता है, उनमें जो दवाइयाँ होती है, दूसरा टाइप का जो इनहेलर होता है प्रिवेंटर इनहेलर, जिसे हम लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर भी बोलते हैं। और उसमें जो दवाइयाँ रहती है वो स्टीरॉयड दवाइयाँ रहती है जनरली। उसमें जनरली साइक्लोसोनाइड, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन, बेक्लोमिथाजोन, मोमेटाजोन, ये सारी दवाइयाँ इनमें रहती है। और ये लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर होता है, जो लंबे समय तक काम करता है। जब सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग से काम नहीं चलता है, तब डॉक्टर्स लॉन्ग एक्टिंग ये स्टीरॉयड वाले इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये दोनों इनहेलर जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है उस दौरान ही लेने के लिए बोला जाता है। और जो प्रिवेंटर इनहेलर होता है, जो स्टीरॉयड वाले इनहेलर्स होते हैं, वो तो हर रोज लेने के लिए बोलते हैं, जिससे कि उसको अस्थमा अटैक बहुत ज्यादा बार बार ना आए। और मिक्स्ड इनहेलर्स जो होते हैं उनमें ये दोनों टाइप की दवाइयाँ रहती है, जो ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीरॉयड दवाइयाँ, दोनों टाइप की दवाइयाँ रहती है। अगर किसी मरीज को ये कोई एक इनहेलर से ठीक नहीं होता है तो ये मिक्स्ड इनहेलर देते हैं। वो जो मिक्स दवाइयाँ वाले जो इनहेलर्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीरॉयड वाले, उनको ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टेबलेट्स के बारे में, जो खाने वाली दवाइयाँ होती है उनके बारे में। तो उनमें सबसे पहले आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसमें आता है मोंटेलुकास टेबलेट करके आता है। वो लेने से भी आपको जो अस्थमा के सिम्टम्स है उसमें काफी आराम मिलता है।
दूसरा इसमें आता है वो ब्रोंकोडायलेटर्स टेबलेट आती है, जिसमें साल्ब्यूटामोल, लिवोसाल्ब्यूटामोल, इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन और एसेब्रोफाइलिन, ये सारी ब्रोंकोडायलेटर्स दवाइयाँ होती है, जिसे लेने से जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, हमारी जो श्वसन नलिकाएं होती है वो डायलेट हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत पेशेंट को अगर होती है तो उससे उसको आराम मिल जाता है तुरंत। दूसरी होती है उसमें स्टीरॉयड दवाई आती है, जिसमें डेक्सामिथाजोन, बीटामिथाजोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाजाकोट, हाइड्रोकोर्टिजोन, ये सारे स्टीरॉयड दवाइयाँ है। ये भी कभी कभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगर सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर से आराम नहीं मिलता तो, या फिर कॉम्बिनेशन में भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली दिन में ओडी बीडी या तो फिर जब भी आपको दिक्कत हो उस टाइम भी डॉक्टर्स आपको लेने के लिए बोल सकते हैं। तीसरे टाइप की इसमें जो ट्रीटमेंट आती है वो है इंजेक्टेबल फॉर्म में। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी जो ट्रीटमेंट आती है उसमें भी ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टीरॉयड दिया जाता है, जिनमें जनरली मोस्टली यूज किए जाने वाली दवाई है वो है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। ये दोनों वैसे तो अलग अलग लेना चाहिए, लेकिन साथ में भी इसको दे सकते हैं। और जब भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे और टेबलेट से आराम ना मिले तो ये इंजेक्शन इसका दिया जाता है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसमें इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन कंटेंट रहता है, और उसके साथ में डेक्सामिथाजोन या बीटामिथाजोन इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। चौथे टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है वो नेब्यूलाइजर फॉर्म में दिया जाता है। किसी मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर अस्थमा हो गया है, बहुत लंबे दिनों तक रहा है, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो गया है, उतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स नेबुलाइजर भी देते हैं। जो नेबुलाइजर जो इनहेल करने की जो दवाइयाँ आती है, जो कि उसमें भी ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ होती है, जो भाप के रूप में हमें इनहेल करनी होती है, जिससे कि हमें जो अंदर हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है वो सिकुड़ गई होती है, वो डायलेट हो जाती है, अंदर जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि अस्थमा में आराम मिल सके और हमारे पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंच सके और हमें सांस लेने में जो दिक्कत होती है उससे हमें आराम मिल सके। अगर ज़रूरत लगे तो ये डॉक्टर्स इसे हर 2 घंटे में नेबुलाइज पेशेंट को कर सकते हैं। और भी दवाएं आती है जिसमें इम्यूनोथेरापी ड्रग्स आती है, बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, वो भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा डीप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत हो गई है, अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो डॉक्टर्स उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे, ऑक्सीजन मास्क भी लगाएंगे और ऑक्सीजन सप्लाई भी दे सकते हैं। तो ये सारी अस्थमा की दवाइयाँ है, अस्थमा की ट्रीटमेंट है। जनरली मेनली डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो टेबलेट फॉर्म में लेने के लिए हर रोज़ प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो इनहेलर्स आते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और अब इसमें बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन भी मरीज को अस्थमा है उनको जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जो एलर्जेंट्स और इरिटेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से अस्थमा डेवलप होता है, सांस फूलने की दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ें उनको अवॉइड करनी चाहिए, उनसे दूरी रखनी चाहिए। जैसे कि किसी को डस्ट से, धूल मिट्टी से, या फिर किसी को स्मेल लेने से, धुएं से, किसी को एलर्जी है उसकी वजह से अस्थमा अटैक आने लगता है, सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। तो मरीज को ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हर एक की अलग अलग कंडीशन होती है, तो जिस व्यक्ति को जिस पर्टिकुलर चीज़ से या उस के कांटेक्ट में आने से जो अस्थमा के सिम्टम्स डेवलप होते हैं उनसे उनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली, वो है डाइट। डाइट में आपको हॉट ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे कि आप गर्म चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, गर्मा गर्म सूप पी सकते हो, गर्म दाल पी सकते हो। ये सारी चीज़ें भी गर्म चीज़ें हैं, जो हॉट चीज़ें हैं, वो उसमें काफ़ी आराम दिलाती है। साथ में आपको अवॉइड क्या करना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें अवॉइड करनी है, सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और अगर आपको अस्थमा है तो आपको योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आती है, प्राणायाम वगैरह, वो आपको करना चाहिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम आते हैं, वो आपको हर रोज करने चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि इससे अस्थमा ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें आपको आराम मिलेगा, उतनी दवाई आपको कम लेनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। एक चीज़ है कि आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने पर भी
आपको अस्थमा डेवलप हो सकता है, अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आपको बहुत लाइट एक्सरसाइज करना है, योगा करना है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। और अस्थमा के पेशेंट को एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनको हमेशा उसकी जो मेडिसिन होती है, जो इनहेलर्स होते हैं, वो अपने पास ही रखने चाहिए। अगर वो कहीं पर घूमने जाए या कहीं शादी फंक्शन में जाए या फिर कहीं पर भी जाए, अपने काम से कहीं पर बाहर जाए, कहीं पर भी जाए, जो अस्थमा की जो मेडिसिन होती है, इनहेलर्स और जो टेबलेट फॉर्म में जो मेडिसिन या फिर कोई और मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है वो अपने साथ ही रखनी चाहिए। वो कहीं पर भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अस्थमा अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उस टाइम पे वहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मेडिसिन हमेशा साथ में रखें। तो होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अस्थमा से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कोई, या फिर कोई और क्वेश्चन है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।